अब हम खलिए की साख्त या स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में कुछ बात करेंगे, और इस बारे में मैं पहले भी कई वीडियोस में तस्करा कर चुका हूँ, लेकिन तब हमने खलिए के अंदर मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों और उनके कामों के बारे में तस्करा किया था। लेकिन अब हम खलिए के बारे में ओवरऑल यानी कि सेल के बारे में ओवरऑल बात करने जा रहे हैं, और इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि मैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन बनाऊँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि न सिर्फ सेल को खलिए को इर्द गिर्द की दुनिया से अलग करती है, बल्कि साथ ही साथ खलिए की वजाहत भी करती है कि तो वो किस तरह का है। और यही वो चीज़ है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सेल है इसका मतलब होता है बहुत ही छोटा कंपार्टमेंट या खाली खाना। तो दूसरी जो चीज़ है जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर है वो है डीएनए, और डीएनए ही दरअसल वो चीज़ है जो कि हमें वो बनाती है जो कि हम हैं, यानी कि किसी भी सेल को वो बनाने में जो कि वो है, इसमें डीएनए का किरदार होता है। तो ये डीएनए है, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरी सबसे अहम चीज़ है जो किसी सेल में पाई जाती है, और ये डीएनए है। इस बारे में भी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपको मुख्तलिफ हिस्सों का सेल का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो ये जो है ये है डीएनए, जो कि क्रोमेटिन फॉर्म में है, लिपटा हुआ पड़ा है बहुत ही, और ये छोटे छोटे इसमें प्रोटीन बॉल्स भी हैं, और ये सारे के सारे ये ऑर्गेनिजम्स तो नहीं हैं ये, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये एक मैं यूकैरियोट की बात कर रहा हूँ। ये डीएनए जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भी दोनों में होता है। तो बहरहाल आप एनिमल किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम की बात करें, डीएनए तो ज़रूर होगा। जब हम किसी सेल की बात करेंगे तो ये सेलुलर मेम्ब्रेन के बाद डीएनए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बात अभी मैं करूँगा। तो ये जो चीज़ है, ये सेल जो है, ये जो डीएनए है, इसके गिर्द बाज़ तरह के जो सेल्स हैं उनमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसके अंदर सारा इसका डीएनए या जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है सारा का सारा अंदर बंद होता है, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी मरकज़ा, यानी कि सेंट्रल पॉइंट, यानी कि ये है इसका न्यूक्लियस। और यही वो चीज़ है जो आप जब हम सेल की डिटेल्स में बात करते हैं तो ये सेल के इमर्जिंग स्ट्रक्चर्स में से होता है, और यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेलुलर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है, जिनमें के न्यूक्लियस मौजूद होता है। याद रखिए, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं उनमें नो न्यूक्लियस, यानी उनमें न्यूक्लियर मटेरियल या डीएनए तो होता है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के दो बड़े ग्रुप्स हैं जिनको बैक्टीरिया और आर्कियाई कहा जाता है। आर्कियाई, इनको आर्कियाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगरचे पहले इनको बैक्टीरिया समझा जाता था, आर्की बैक्टीरिया कहा जाता था, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि नहीं, हमने इनको बैक्टीरिया के तौर पे गलत क्लासिफाई कर लिया था। ये अपनी ज़ात में ये बैक्टीरिया का कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल्कुल अलग चीज़ है, बैक्टीरिया से खासी मुख्तलिफ है। तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो इस तरह से यूकैरियोट्स, यूक, फिर बैक्टीरिया, और फिर सबसे आखिर में आर्कियाई, ये तीन इक़साम में हम किसी भी लाइफ फॉर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरिया और आर्कियाई इन दोनों में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो यूकैरियोट्स में जो है ये थोड़े से पेचीदा होते हैं, बड़े होते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर यूकैरियोट्स ही की बात करेंगे, या यूँ कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम यहाँ करेंगे। तो इनमें प्लांट्स यानी कि पौधे आते हैं, एनिमल यानी जानवर जिनमें कि हम भी शामिल हैं, फंगी, फफूंदी की जो इक़साम होती हैं वो भी इन्हीं में आती हैं, और भी बहुत इक़साम के जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो इसमें आती हैं। तो पौधे और जानवरों से, और एक बात याद रखिए, बायोलॉजी में जानवरों में हम भी शुमार होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए की शक्ल में। एमआरएनए जाता है, बाहर निकलता है, और फिर राइबोसोम पे पहुँचता है, और वहाँ पर जाके ये ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसलेट होता है, और फिर प्रोटीन्स बनते हैं। ये हमने डीएनए की वीडियो में सब चीज़, तो ये राइबोसोम्स इधर उधर जहाँ वहाँ हर जगह ये फैले हुए हैं। ये एक राइबोसोम है, कुछ ये इसको मैं बाकायदा लेबलिंग भी करता जा रहा हूँ। तो ये राइबोसोम है, और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हुई, एमआरएनए बना, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए वो न्यूक्लियस से बाहर निकला, फिर वो
पहुंचा राइबोसोम पे, वहां पर पहुंचकर आपको याद होगा मैंने वीडियोस में बाकायदा ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस बयान किया था, लेकिन यहां मैं उसकी आपको सिर्फ एक झलक एक बार फिर दिखाने जा रहा हूं। तो ये ट्रांसक्राइब हो रहा है, एमआरएनए यूं कहें कि ट्रांसलेट हो रहा है, ज्यादा से एमआरएनए ट्रांसलेट हो रहा है राइबोसोम की मदद से प्रोटीन्स में। यानी कि राइबोसोम दरअसल प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज हैं, और जहां पर के एमआरएनए आता है और उसके आउटपुट के तौर पर मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनते हैं, जो कि उस जेनेटिक या एमआरएनए में जो कोड होता है उसके मुताबिकत में तैयार किए जाते हैं। तो अब ये जो राइबोसोम जो हैं ये बजाते खुद जो है ये खुद आरएनए के होते हैं, और इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, जो कि राइबोसोम की तश्कील करता है। राइबोसोम ये कुछ इस तरह के अजीबोगरीब स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स होते हैं, और ये यहाँ पर एमआरएनए आके जुड़ता है, और फिर असल में होता क्या है, ये जुड़ता है और इसके नतीजे में जो राइबोसोम है उसका अपना एमआरएनए उसके साथ कुछ कार्रवाई करता है, और फिर जो है फाइनली राइबोसोमल आरएनए जो है वो अमल करते हुए प्रोटीन को जन्म देता है या प्रोटीन तैयार करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और ये सारी की सारी चीज जो राइबोसोम है ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, एक खास मुकाम पर। इसको ये जो पॉइंट है जिसको मैं बना रहा हूं इसको हम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोल कहते हैं, और इसको मैं लिख भी देता हूं क्योंकि लेबलिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। ये चीज जो है इसको न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोल कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, ये बात याद रखिए, कोई अलग सा ऑर्गेनाइल नहीं है, ना इसकी कोई अलग सी मेम्ब्रेन है, लेकिन ये एक अपने एक जात में एक वजूद है, और इसका जो बुनियादी काम है, बाज़ लोग इसको कोर ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं, लेकिन इसका जो है असल काम जो है वो ये है कि ये राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए की तैयारी करता है और फिर उसको राइबोसोम की शक्ल में बाहर निकालता है, और ये बहुत डेंस होता है, इसको बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड बॉडी कह सकते हैं हम इसको। तो ये जो इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और राइबोसोमल आरएनए भी होते हैं, और यही वो जगह है जहां से कि राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो और जबकि राइबोसोम जो है, राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं। अब राइबोसोम जो होते हैं वो पूरे सेल में इधर उधर भी तैर रहे होते हैं उस लिक्विड के अंदर जो कि सेल मेम्ब्रेन में भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, लेकिन आजकल इसको साइटोसोल भी कहा जाने लगा है, लेकिन ज्यादा पुराना नाम, इसका एस्टेब्लिश नाम जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो अब जो भी चीज इसके बाहर है, जो भी सेल से बाहर है, जाहिर बात है बाज दफा आपको प्रोटीन बना के जो है वो सेल से बाहर भी ले जाने होते हैं, दूसरे सेल्स के इस्तेमाल में आते हैं या दूसरे कामों में इस्तेमाल में, तो लिहाजा प्रोटीन के लिए जरूरत है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। तो इस सूरत में क्या है, इस सूरत में ये मैं कुछ रफ सी डायग्राम बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अजीब अजीब से ये फाइबर्स और ये फिलामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल एक टनल्स आप इनको कह सकते हैं, ये सुरंगें सी बनी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये मैं इसको अप टू द स्केल नहीं बना, और ये एंड हो रहे हैं जाके ये पहुंच रहे हैं गोल्जी बॉडीज पे, जो कि गोल्जी साहब एक थे, उन्होंने अपने नाम पर ही इनका नाम रख दिया, इनको गोल्जी बॉडीज कहा जाता है या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका वो हिस्सा जहां पर के यूं समझ लीजिए कि कुछ ये जो राइबोसोम्स हैं ये अटैच हुए होते हैं, कुछ तो फ्री फ्लोट कर रहे थे, लेकिन कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। ये राइबोसोम यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है। ये सारे के सारे जो राइबोसोम्स हैं, मैं इनके नाम सही तरीके से लिख दूं ताकि आपको याद करने में सहूलत रहे। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, ये जो अजीब सी बल खाती हुई मेम्ब्रेन या टनल है, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको ER भी कहा जाता है, बाज़ दफा इसको शॉर्ट फॉर्म में ER। वैसे मुझे बड़ा मजा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने में। तो इसके भी दो पार्ट हैं, और एक पार्ट जिसमें कि आपको ये राइबोसोम चिपके हुए नजर आ रहे हैं, अटैच नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं रफ ER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पार्ट है जहां पर कि ये सारे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स कह सकते हैं, इनको राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच हैं, इनको हम कहते हैं रफ ER। और ये बाकायदा रफ, अगर आप इसको किसी डायग्राम में देखेंगे तो ये बाकायदा आपको रफ नजर भी आती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके बाद जहां पर के कोई राइबोसोम अटैच नहीं है उसको हम स्मूथ ER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ER हो गया, और उसके बाद प्रोटीन बनता है रफ पार्ट में, फिर वो
फिसलता फिसलता स्मूथ पार्ट से होता हुआ गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज तक पहुंचता है। और ये जो आजाद राइबोसोम है जो कि साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में है, ये दूसरे तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको शायद जरूरत ना पड़े बाहर जाने की, लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो बनते हैं ये गोल्जी बॉडीज तक पहुंचते हैं और फिर यहां से इनको मदद मिलती है सेल मेम्ब्रेन के रास्ते सेल को छोड़कर बाहर जाने की। तो अब आप याद कीजिए न्यूक्लियस में जो है हमारे पास एमआरएनए था, फिर एमआरएनए जब बाहर आया ये राइबोसोम पे पहुंच के ट्रांसलेट हुआ। राइबोसोम जो है वो बजाते खुद जो है वो रफ ईआर पर मौजूद है। यहाँ पर प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन बनने के बाद जो है वो स्मूथ ईआर से होता हुआ गोल्जी बॉडीज तक पहुंचता है और गोल्जी बॉडीज के रास्ते से वो उसको हेल्प मिलती है, वो बाहर निकल जाता है इसकी मदद से। ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का ये रफ पार्ट है, यहाँ पर प्रोटीन बनते हैं और फिर ये धकेले जाते हैं। बाकायदा एक मैकेनिज्म होता है और ये सब कुछ जो साइटोसोल के अंदर हो रहा है। तो ये प्रोटीन जो है वो ये यहाँ से आते हैं, यानी कि राइबोसोम से प्रोटीन बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट में। और याद रखिए कि प्रोटीन जो होते हैं वो दरअसल चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, जो कि आपस में बड़े एक खास तरह से फोल्ड हुई हुई थी। मेरा ख्याल ये कि अगर मैं इसका एक ब्लो अप डायग्राम जरा थे थोड़ा सा बड़ा करके ये खास हिस्सा आपको दिखा दूं, ये मेरे पास ये जो मेम्ब्रेन सी मैं बना रहा हूं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस पे यहाँ पर एक अदद राइबोसोम अटैच है। ये राइबोसोम जो है इसके पास आके अटैच हो रहा है, एक एमआरएनए और एमआरएनए की ट्रांसलेशन हो रही है। ये जनाब आली ये एमआरएनए आया, आपको मैं चाहूंगा कि आप डीएनए की वीडियोस देख लें ताकि आपको सही अंदाजा हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे एमआरएनए आया और एमआरएनए के अटैच होने के नतीजे में प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन बनने का अमल शुरू हो गया। तो प्रोटीन इस तरफ भी बन सकता है, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर राइबोसोम का अपना आरएनए इस्तेमाल होता है प्रोटीन की प्रिपरेशन में, प्रोटीन की तैयारी में। तो ये जो है यहाँ पर इस साइड भी बन सकता है और नॉर्मली होता है ये अंदर की तरफ बनता है और फिर ये आज़ाद कर दिया जाता है। पूरी चेन मुकम्मल होने के बाद चेन फोल्ड होती है, यानी कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स की चेन जो है वो फोल्ड होती है और फिर ये अपना आगे का सफर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ शुरू कर देता है और आखिरकार आके कहाँ पहुंचता है, गोल्जी बॉडी पे या गोल्जी एपरेटस में जाके ये दाखिल होता है। और फिर जब ये गोल्जी बॉडीज पर पहुंचता है और ये खलिए से बाहर जाने के लिए, सेल से बाहर जाने के लिए तैयार होता है, तो फिर ये सेलुलर मेम्ब्रेन के पास ही पहुंच चुका होता है। अब थोड़ा सा मैं एक और ब्लो अप डायग्राम गोल्जी बॉडी के एंड पॉइंट की, ये गोल्जी बॉडी का सिरा है जो किसी उंगली की तरह से या किसी अंगूठे की तरह से, यहाँ पर ये एक प्रोटीन है जो कि सफर करता 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 आया। अब ये बडिंग आउट यानी कि ये फोड़े की तरह इसको दबाना शुरू करेगा और फिर ये फोड़ा सा बनना शुरू होगा। ये जनाब ये कुछ इस तरह से, और ये प्रोटीन जो है ये इसके अंदर आएगा और क्योंकि लचक होती है इसकी मेम्ब्रेन में, अगले मरहले में क्या होगा, ये गोल्जी बॉडी का अपनी फॉर्म रेस्टोर कर लेगा और ये जो प्रोटीन है इस मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा लेता हुआ, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा लेता हुआ उसके अंदर अपने आप को लपेटता हुआ बाहर निकल जाएगा गोल्जी बॉडी से। और उस वक्त ये जो डीएनए जो यहाँ पे ट्रांसक्राइब हुआ था एमआरएनए से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन बना था जो कि ट्रांसफर हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ स्मूथ हिस्से से होता हुआ गोल्जी बॉडीज में पहुंचा और गोल्जी बॉडी से होता हुआ। और हाँ ये बता दूं कि ये जो हिस्सा है इसका काम और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का भी काम है, कुछ फैटी कंपाउंड भी बनाता है जो गोल्जी बॉडीज और ये, लेकिन ये प्रोटीन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये गोल्जी बॉडीज से अटैच होता है और ये जो प्रोटीन है ये इस गिलाफ के अंदर गोल्जी बॉडी से लेकर इस मेम्ब्रेन के अंदर ये अपने आप को बंद करके फिर ये बाहर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक छोटा सा प्रोटीन है, ये गोल्जी बॉडी के अंदर, ये गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। और एक आधा कुछ यहाँ पर भी हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा लेबल कर दूँ। ये जो है इसको वेसिकल कहते हैं, वेसिकल, ये बहुत उमूमी नौइयत का नाम है वेसिकल। और कोई भी वो चीज़ जो बहुत छोटी हो, खासतौर पर प्रोटीन हो, जो सेल के अंदर हो, आज़ाद फिरे उसको, और उसकी छोटी सी मेम्ब्रेन, मिनी मेम्ब्रेन हो तो उसको वेसिकल कहते हैं। तो अब ये जो प्रोटीन है ये तैयार है सेल को छोड़ने के लिए, ये मेम्ब्रेन के पास आता है। और मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत आसानी के लिए बहुत सादा अंदाज में बता रहा हूँ, पूरी डिटेल्स नहीं बता रहा, वरना पूरी डिटेल्स बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो वेसिकल जो है ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास
पहुंचता है। अब एक बार और ब्लो अप डायग्राम, बड़ी डायग्राम, और ये अब वेसिकल जो है ये पहुंच गया है। बाइलिपिड लेयर का मैं बिल्कुल तस्करा नहीं करूंगा, वो आगे किसी वीडियो में तस्करा करूंगा। अब ये जो वेसिकल साहब है ये बिल्कुल सेलुलर मेम्ब्रेन के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी ये सेल के अंदर है। सही, ये आया एक बार फिर, जैसे कि गोल्जी अपरेटस के साथ हुआ था, इसने बिल्कुल इसी तरह से किया। ये अपने आप को फ्यूज करेगा, मर्ज करेगा इसके साथ, क्योंकि गोल्जी अपरेटस की भी मेम्ब्रेन इसने ले ली थी। वो मेम्ब्रेन जो है वो इसको अटैच होने में मदद देगी, और फिर ये प्रोटीन जो है ये अपने आप को इस मेम्ब्रेन के अंदर दफन कर लेगा, एम्बेड कर लेगा, और फिर कोशिश करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। और फिर मेरा ख्याल है अगर इसको बड़ा दिलचस्प प्रोसेस में सोच रहा हूँ कि इस पर कभी मौका मिले तो वीडियो करूँ। तो ये जो है बड़ी अच्छी जो है हमने सेल की पूरी एनाटॉमी दिखा ली। तो ये इस तरह से सेल के अंदर से होता हुआ ये बाहर निकल जाएगा। अब एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ये एक और चीज़ होती है जिस एनिमल सेल्स में भी होती है। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि दूसरी चीज़ों को डिसॉल्व करने में मदद देते हैं, और ये जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। ये ऑर्गेनेल है, और ये जो है एंजाइम जो है आमतौर पर ये ख़तरनाक एंजाइम्स को या ख़तरनाक कंपाउंड्स को ये जो है ये एब्जॉर्ब करती है, डिसॉल्व कर लेती है। और इसके अंदर हम प्लांट सेल्स के अंदर इनको हम बड़े वेसिकल्स जो हैं इनको हम वैक्यूल भी कहते हैं। और ये वैक्यूल भी दरअसल ये एक बहुत मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। और एक बार फिर ये ऑर्गेनेल, ये वर्ड ऑर्गेनेल क्या बोला है, ये दरअसल एक मेम्ब्रेन बाउंड सब यूनिट होता है सेल का, बिल्कुल इस तरह के जैसे कि मेरे जिस्म में मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो मेरी बॉडी का पार्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से हर ऑर्गेनेल जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, एक ऑर्गन विद इन दी ऑर्गन होता है। तो अब ये जो है ये वैक्यूल जो है ये स्टोर करता है, क्या चीज़ स्टोर करता है, ये लाइटिक वैक्यूल जो है ये मुख्तलिफ एंजाइम्स और मुख्तलिफ कंपाउंड्स को बनाने में काम करता है, और उनको उन चीज़ों का स्टोर भी करता है। ख़ास तौर पर जब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम इस तरह के जो वैक्यूल्स होते हैं इनको हमने एक ख़ास तरह का नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। इनको हमने माइटोकॉन्ड्रियन ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया का भी नाम दिया था इनको हमने। और ये यहाँ पर आपको याद होगा कि ये एटीपी और एडीपी बनाने का जो हमने तस्करा किया था, तो ये दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं किसी भी सेल का, क्योंकि ये एटीपी और ये ग्लूकोज की मदद से मुख्तलिफ ऐसे कंपाउंड्स बनाने में मदद करते हैं जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है कि शायद एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से किसी ज़माने में ये जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये किसी ज़माने में ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे अपने ओन में, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ता गया तो ये मर्ज होकर दूसरे सेल के साथ उनका हिस्सा बन गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गया। मैं इनका नाम लिख दूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जिनको हम आमतौर पे पावर हाउस भी कहते हैं किसी भी सेल का। तो प्लांट सेल में जाहिर बात है कि हम एनिमल सेल से हटकर बात, इनको एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ी क्लास है, और इसी के अंदर जो बॉडीज़ हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। और ये जो चीज़ है मेरा ख्याल ये भी एक और तरह की ऑर्गेनेल्स हैं। और जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कही थी, बिल्कुल इसी तरह ये भी इनके बारे में भी कहा जाता है कि एवोल्यूशनरी पास्ट में ये पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, बाद में क्योंकि ये बहुत छोटे थे फिर ये लार्जर बड़े जो यूकैरियोटिक सेल्स थे ये उनका हिस्सा बने, और अब सूरत हाल ये कि ये यूकैरियोटिक सेल का बाकायदा हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करें तो ये उसमें जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, और ये जिसे कहते हैं कि इनका हिस्सा होते हैं। अब एक चीज़ जो मैं बना रहा हूँ तेज़ी ये चीज़ जो है ये बड़ी रफ और बड़ी सख्त, रफ एंड टफ किस्म की होती है। ये प्लांट सेल को सख्ती देती है, यानी कि उसके अंदर रिजिडिटी पैदा करती है, ज़रूरी सख्ती मजबूती पैदा करती है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर वॉल। याद रखिए कि सेलुलर वॉल जो है वो नॉन प्लांट सेल्स में नहीं होती, जो प्लांट सेल्स में नहीं होती ये वो नॉन प्लांट सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में होती है सेल वॉल। याद रखिए सेल वॉल जो है वो
प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल्स में या अदर देन प्लांट सेल्स में नहीं होती। और इसके अंदर ये इस तरह से कुछ कमानियां सी या कुछ फाइबर्स से निकले हुए होते हैं जो कि सेल की स्ट्रक्चर को संभाल के रखते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ प्लांट सेल की, अब मैं स्पेसिफिक प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। और सेल को इधर से उधर, प्लांट सेल को इधर से उधर होने में, डिवीजन में, जैसे कि माइटोसिस और मायोसिस की वीडियोस में आपने देखा था, ये मदद देते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ है, ये छोटी छोटी बॉडीज जो हैं, ये अजीब अजीब से ये पेज वो नट बोल्ट जैसी बनी हुई, इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट साइड पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पर मौजूद होते हैं, और फिर ये सेंट्रोसोम बनाते हैं। और फिर आपको याद होगा माइटोसिस और मियोसिस में जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसमें ये बॉडीज जो हैं ये हेल्प करती हैं। और मेरा ख्याल ये है कि मैंने इस वीडियो में ओवरव्यू के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ आपको बता दिया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनके बारे में। और अगरचे मैं किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि मैंने अच्छा खासा इन सब चीज़ों का अहाता कर लिया है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।